हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलो अब मैच कर लेना। क्वेश्चन है कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें यूनिट ऑफ मास इज टेकन एज 50 केजी। मास की जो यूनिट है इसने 50 केजी ली हुई है और यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन एज 100 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट। व्हाट विल बी दी वेट ऑफ बॉडी इन दिस सिस्टम इफ इन एसआई सिस्टम इट्स वेट इज 10 न्यूटन। कहा कि एसआई सिस्टम में 10 न्यूटन वेट है, तो इस नए सिस्टम में कितना यूनिट होगा इसका वेट, वो हमें बताना है। तो 10 न्यूटन विल बी इक्वल टू एक्स यूनिट ऑफ फोर्स बोल दिया। तो इसका जो वेट है हमने एक्स यूनिट बोल दिया इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो हम कहेंगे 10 इंटू यहाँ जो न्यूटन है वो M L T-2 फोर्स है, तो इसका डायमेंशन ये होगा। इसको M1 L1 T1 बोल दिया इज इक्वल टू एक्स इंटू ये आ जाएगा ML T-2। तो इनकी नई यूनिट है, इनको ये 2 बोल दिया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू M1/M2 L1/L2 इंटू T1/T2 की पावर -2। देन x विल बी इक्वल टू, देखो M1 ऐसा यूनिट का है तो इसमें 1 kg होता है। यहाँ हमने रेफरेंस 50 kg लिया है। लेंथ ऐसा यूनिट में 1 मीटर होता है, यहाँ हमने 100 मीटर लिया है। टाइम 1 सेकंड होता है, यहाँ हमने 1 मिनट लिया है, तो 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकंड की पावर -2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 इंटू यह आएगा 1/50। kg कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ये 1/60 की पावर -2, या फिर मैं कहूँ 60 की पावर +2 मतलब 3600। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/5 यूनिट। तो x की जो वैल्यू आई है वो 36/5 के इक्वल आ गई। तो ऐसे सोल्व करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके नए सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या इसकी वैल्यू रही होगी निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं आईआईटी एडवांस में। देखो डायमेंशनल एनालिसिस से लगभग एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में। और ये जो क्वेश्चन होता है कुछ टफ नहीं होता, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता कि बहुत ज़्यादा घुमा देता है। तो ये क्वेश्चन सही होना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन सही होने का मतलब, देखो एक पेपर में आईआईटी एडवांस में देखा जाए तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाए तो 18 से 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया तो देखो क्या कितना बड़ा रोल होगा इस चैप्टर का। तो है बहुत आसान लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी एडवांस 2014 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि टू फाइंड द डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy condition, a railway engineer uses dimensional analysis and assume that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity जिसको डिफाइन किया है यहाँ पावर अपॉन एरिया, s of the light from the signal and its frequency f. The engineer find that d is proportional to s की पावर n, द वैल्यू ऑफ एन इज। तो देखो इसने कहा है कि फोगी कंडीशन में कितने डिस्टेंस तक एक सिग्नल को देख सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए एक इंजीनियर क्या करता है, वो अज्यूम करता है कि जो ये सिग्नल है जिसकी जो डिस्टेंस डी है वो डिपेंड कर रही है एक तो मास डेंसिटी पर, दूसरा इसकी इंटेंसिटी पर सिग्नल की, और तीसरा इसकी फ्रीक्वेंसी पर। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो इसने पूछा है कि बताओ s की डायमेंशंस क्या होंगी। s की डायमेंशन 1/n, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें फाइनली इनकी डायमेंशंस निकालनी है कि s की डायमेंशन क्या रही होंगी। तो देखो वापस से सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला डेराइव करना है जिसमें मैं कहूँगा लेट डिस्टेंस d इज प्रोपोर्शनल टू रो की पावर अल्फा, s की पावर बीटा एंड f की पावर गामा। यदि मुझे अल्फा बीटा गामा मिल जाए तो देखो बीटा की वैल्यू 1/n की इक्वल करके मैं आंसर निकाल लूँगा।
सबसे पहले हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रो, ये है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन वॉल्यूम L3, तो इसको लिख सकता हूँ m1 L माइनस 3T0, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। दूसरा है इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया, पावर हो गया mL2T माइनस 3 अपॉन एरिया हो गया L2, तो ये आ गया mL0T माइनस 3, ये पावर आ गई, सॉरी इंटेंसिटी आ गई। फ्रीक्वेंसी का तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला जानते ही हैं, T-1 होता है, मतलब m0L0T माइनस 1। तो तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले हमें मिल गए हैं, तो इसको इसमें रखेंगे। तो यहाँ से D की डायमेंशंस हैं m0L1T0 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो mL माइनस 3, T रहने देते हैं तो की पावर अल्फ़ा, यहाँ S की पावर मतलब T माइनस 3 की पावर बीटा, और यहाँ T माइनस 1 की पावर गामा। तो देखो ऐसे लिख दिया हमने, इनकी डायमेंशंस लिख दी। तो यहाँ से m पे देखो इक्वेशन बनाए, तो इधर m 0 है, इधर से यदि हम बात करें m 0 है, यहाँ m मास इस पे डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, ये है। तो फाइंड डिस्टेंस सिग्नल कैन बी सीन फॉगी कंडीशन रेलवे इंजन यूजेज एनालिसिस ऑफ अज्यूम दैट डिस्टेंस d, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं कहूँ, ये हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, s तो m था, यहाँ हमने m नहीं लिखा, mLT माइनस 3 आएगा। इसको फिर से लिखते हैं, डिस्टेंस की तो m0L1T0 आ गई। यदि हम बात करें रो की, तो ये आएगी mL माइनस 3T0 की पावर अल्फ़ा। बात करें s की, तो ये आएगी mL0T माइनस 3 की पावर बीटा, और ये आएगा m0L0T माइनस 1 की पावर गामा। अब सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन मास से बनाएंगे, मास यहाँ 0, यहाँ से मास का आएगा अल्फ़ा, और यहाँ से आएगा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो टोटल है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बीटा के इक्वल होनी चाहिए। लेंथ यहाँ 1 डायमेंशन रख रहा है, तो लेंथ की डायमेंशन यहाँ से आएगी माइनस 3 अल्फ़ा, यहाँ से 0 हो जाएगी और यहाँ से भी 0 हो जाएगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +1/3। तो देखो हमें गामा कैलकुलेशन करनी भी नहीं है, हमें बीटा की कैलकुलेशन करनी थी, और बीटा की जो वैल्यू है, इसका मतलब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला s की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है, और ये कह रहा है s की पावर 1/n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इस पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल एक बार फॉर्मूले रख करके इसकी वैल्यू निकालनी थी, और बड़ा आसान क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो IIT एडवांस में पूछा हुआ है, एक और बात करते हैं। ये लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है 2019 में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा घुमाया है, देखो कैसे यूज करना है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस को। इसने कहा लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। इसने बोला कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास की और एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो 0 है, मतलब डायमेंशनलेस है। इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ l, यदि लेंथ की डायमेंशन l है, तो कुछ केसेस में हमें डायमेंशंस पूछी हैं वो हमें बतानी है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसने कहा कि जो मास है ये डायमेंशनलेस है। इसने कहा एंगुलर मोमेंटम वो होता है mvr, ये भी डायमेंशनलेस है। एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशनलेस है। अब देखो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनलेस के केस में m की पावर भी 0, l की पावर भी 0, t की सब की पावर 0 होती है। इसका मतलब उसको मैं 1 के इक्वल करता हूँ, तो यहाँ से मैं कहूँगा mvr की जो डायमेंशन है ना उसको 1 के इक्वल कर दिया। 1 मतलब सभी की पावर 0 और किसी की पावर 0 है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है। और यहाँ देखो इसको अलग कर लेता हूँ, मास की डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन इंटू आर की डायमेंशन इक्वल टू 1। मास की डायमेंशन तो 1 ही है बेटा, ये डायमेंशनलेस है, मतलब डायमेंशंस
ऑफ m को मैं 1 बोल सकता हूँ, मतलब डायमेंशन लेस है, ये तो हट गया। इसका मतलब वेलोसिटी की डायमेंशंस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस की डायमेंशन। और इसने कहा है लेंथ जो है, डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज l, तो इसकी डायमेंशन l है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l-1। मतलब यहाँ से हमने पता कर लिया कि मास डायमेंशन लेस है, वेलोसिटी की डायमेंशन l-1 है, डिस्टेंस की डायमेंशन l है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो इसकी डायमेंशन जो होंगी लीनियर मोमेंटम की, वो मास की डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन। मास तो डायमेंशन लेस है, वेलोसिटी l-1 है, तो ये l-1 आ जाएगा, क्योंकि मास यहाँ क्या है, डायमेंशन लेस। इसका मतलब पहला आंसर सही है। दूसरा पूछा डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले काम करते हैं, हम डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं एक बार। वैसे एनर्जी की निकाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी, एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जिसमें जो मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस यही आए। तो ध्यान से देखा जाए तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, याद हो तो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो एनर्जी की डायमेंशन मतलब हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन, इसमें हाफ तो डायमेंशन लेस है, मास भी डायमेंशन लेस है, मतलब एनर्जी की डायमेंशन वी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होंगी। इसका मतलब जो एनर्जी की डायमेंशन है वो वी स्क्वायर, मतलब, और वी की डायमेंशन देखो l-1 है, तो l-1 का स्क्वायर मतलब l-2। एनर्जी की डायमेंशन l-2, ये भी सही कह रहा है। नेक्स्ट बोला है फोर्स। फोर्स का भी एक ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करेंगे जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो। तो ये एक फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो हमने इसमें चैप्टर में डेराइव भी किया है। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है रोटेशन के लिए, वो mv²/r के इक्वल होता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, v² का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन r का डायमेंशनल फॉर्मूला। मास तो डायमेंशन लेस है, v² अभी हमने देखा कि वेलोसिटी l-1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा l-2, और अपॉन डिस्टेंस l, तो ये आ जाएगा l-3। तो ये भी सही है, फोर्स का डायमेंशन जो है l-3 है। इसके बाद नेक्स्ट है पावर। पावर का यदि कोई फॉर्मूला ऐसा ढूंढने की कोशिश करें तो एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F इंटू वी। पावर जो होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल होती है। पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूले हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, यदि नहीं पता है कोई बात नहीं, हमें ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सबको याद रहता है। पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर की जो डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन l-3 निकाल दी और वेलोसिटी की डायमेंशन l-1 निकाल दी, मतलब इसकी डायमेंशन l-4 है। इसने l-5 दिया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में जो बहुत डिफिकल्ट हो, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हमें यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा जाएगा वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा जो हम प्रैक्टिस में करते आए हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा सकता है। देखो इसमें जो हमने कन्वेंशनल मेथड देखे हैं वो कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है, ना तो हम किसी की पावर में अल्फा बीटा गामा मान रहे हैं, ना कोई फॉर्मूला डेराइव करवा रहा है, ना कुछ और, मतलब एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन कुछ ऐसा टफ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम को बिल्कुल कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। इसको अच्छे से देखें, लास्ट ईयर ही पूछा हुआ है IIT एडवांस में, 4 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो हमने बहुत सारी डायमेंशनल फॉर्मूले देखे थे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए। उसमें कुछ 12th क्लास पे जो बेस्ड फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने चाहिए, वो फॉर्मूले मैं यहाँ और बता रहा हूँ। तो ये कुछ फॉर्मूले और याद रखेंगे तो ज़्यादा हेल्प होगी हमें। तो देखो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मेरे ख्याल से सभी को पता है, फोर्स होता है K(Q1Q2) अपॉन R²। और यहाँ जो K होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0।
मतलब जो फोर्स है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ एक टर्म आई है अपसाइलन नोट, इसको अपसाइलन नोट बोलते हैं, बता ई नोट करके जो लिखा हुआ है ये अपसाइलन नोट है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो यहाँ से एक काम करते हैं, 1/ε0 एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इधर फोर्स है तो इधर आर स्क्वायर भी जाएगा और 4π भी जाएगा, तो 4πf इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, मतलब Q1 Q2 आ जाएगा। तो 1/ε0 की जो डायमेंशन आएगी वो देखो 4π, बेटा 4 और पाई ये दोनों तो कांस्टेंट है, देखो पाई तो डायमेंशनलेस है, रेडियन इसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशनलेस है। तो ये हो गया f इंटू आर स्क्वायर, 4π की डायमेंशन नहीं है, अपॉन चार्ज का स्क्वायर, मतलब Q1 Q2 हो चार्ज ही है तो चार्ज का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 1/ε0 की डायमेंशन, इनमें फोर्स रख देंगे, आर स्क्वायर रख देंगे और चार्ज रख देंगे, तो ये आ जाएगा m-1 L3 T4 A2। तो यहाँ से एप्सिलॉन, ये 1/ε0 को उल्टा कर दिया अपन ने, तो ये एप्सिलॉन की डायमेंशन आ गई। तो ये एप्सिलॉन की डायमेंशन काफ़ी पूछ लेता है, तो हमें निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद एक होती है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड में काम में आती है। तो एक फॉर्मूला म्यू नोट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला होता है म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2πd, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2πd। तो L लेंथ है बेटा, D भी लेंथ है, I1 I2 करंट है। तो यहाँ से म्यू का जो फॉर्मूला है जो निकल के आ जाएगा, F का डायमेंशन, D का डायमेंशन अपॉन L इंटू करंट का डायमेंशन। देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये तो हट जाएंगे, मतलब फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर जो है, यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू नोट का निकल के आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, तो ये डायमेंशंस निकालनी हमें आनी चाहिए। इसके बाद एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th क्लास में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट किया है। तो एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एक चार्ज क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जो फोर्स लगता है वो क्यू इंटू ई के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ से फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, चार्ज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था, याद करो, एम्पेयर इंटू टाइम आया था, करंट से निकाला था, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो वहाँ से चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो फोर्स अपॉन चार्ज के इक्वल आ जाएगा। इसको रख देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है एफ, देखो एक फॉर्मूला याद रखना, फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे वो होता है क्यू वी बी के इक्वल, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये फॉर्मूले हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ क्यू तो चार्ज है, वी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो एफ अपॉन क्यू इंटू वी के इक्वल आ जाएगा। तो फोर्स का भी जानते हैं, चार्ज का भी जानते हैं, वेलोसिटी का भी जानते हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन किया है करंट इंटू एरिया से। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इंटू एरिया। तो करंट का डायमेंशन तो एम्पियर आ जाएगा और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एम जीरो एल स्क्वायर ए टी जीरो और ए, मतलब सिंपल बोलूँ तो एल स्क्वायर इंटू ए। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डायपोल मूवमेंट को डिफाइन किया जाता है बेटा P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो Q इंटू डी, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, D डिस्टेंस है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो ये कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इसके अलावा ये चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए। देखो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है बेटा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसी एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड होती है बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नोट, बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नोट। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नोट अभी हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नोट बेटा अभी बताया था अपन ने परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो देखो ई और बी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गए, तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बाई टू म्यू नोट।
बेटा आईआईटी एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से रिलेटेड, तो हमें सीधा पता होना चाहिए कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल है। तो एनर्जी की देखो सबको पता है m1 L2 T-2 और वॉल्यूम की L3, दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से आ जाएगा m1 L-1 T-2, ये इसके डायमेंशंस निकल के आ जाएंगी। तो दोनों याद रखने चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो या बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट हो, दोनों की डायमेंशन जो है वो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशंस के इक्वल है। इसके बाद एक होता है टाइम कांस्टेंट, बेटा ये भी 12th क्लास में एक चैप्टर में काम आते हैं टाइम कांस्टेंट, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि आर इंटू सी, आर रजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। मैंने रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की डायमेंशन अलग अलग निकलवाई हैं, लेकिन कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है बताओ आर इंटू सी की डायमेंशन क्या होंगी। तो बेटा ये एक टाइम की डायमेंशन के इक्वल आती है, ध्यान रखना। टी इज इक्वल टू होता है आर इंटू सी, इसको टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। या फिर टी इज इक्वल टू एक होता है एल अपॉन आर, ये इंडक्टेंस है एल, तो आर इंटू सी और एल अपॉन आर इन दोनों की डायमेंशन जो होती हैं वो टाइम के इक्वल होती हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी किसी क्वेश्चन में बढ़िया काम आ सकते हैं। यदि हमें पूछा जाए आर सी की डायमेंशन, सीधा हम टाइम की डायमेंशन के इक्वल कर देंगे। तो ये दोनों भी हमें पता होने चाहिए। इसका मतलब आर सी और एल बाई आर दोनों जो हैं वो टाइम की डायमेंशन रखेंगे, मतलब उनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m0 L0 T1 हो जाएगा, सिंपल टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद है एक होता है स्पीड ऑफ लाइट। बेटा हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जिसका जो फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला ये होता है स्पीड ऑफ लाइट का 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। बेटा म्यू नोट और एप्सिलॉन नॉट जो अभी हमने पढ़े थे, म्यू नोट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला जो है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसकी वैल्यू यदि म्यू नोट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यहाँ से हमें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ के आसपास आ जाती है। लेकिन देखो हमारे काम का क्या है इसमें, वो ये है कि यदि हमें पूछा जाए कि 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। या फिर कई बार पूछ लेता है म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मैं कहूँगा 1/√, ये इसके स्पीड के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर करो, सी स्क्वायर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट को इधर के ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/c²। मतलब म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो 1/c² के इक्वल है, और c तो वेलोसिटी है ना बेटा, LT-1। तो यहाँ से हम सोल्व करके म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि देखो अलग अलग, जैसे पहले म्यू नोट का निकालो फिर एप्सिलॉन नॉट का निकालो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन यदि हमें सीधा फॉर्मूला याद है तो इसकी हेल्प से हम सीधे तुरंत से म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। एक ऐसा ही स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को डिवाइड करोगे E/B को, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। तो इसका अभी हमने E का भी डायमेंशन निकाला है, अभी B का भी निकाला, दोनों को डिवाइड करके देखो सीधा यही डायमेंशन निकल के आ जाएंगी। इसका मतलब E/B का जो डायमेंशन है स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है। देखो यहाँ से एक फायदा ये भी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन दे दी जाए तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन तुरंत बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन दे दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन तुरंत बता सकते हैं। तो बेटा ये जो फॉर्मूले हैं हमें डायमेंशन, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन निकालने में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये हमें याद रखने चाहिए। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन में हमने सब बातें की हैं। इसके अलावा देखो एक दो छोटी मोटी बातें हैं जो अब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट होता है, देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पॉसिबल हैं जिनके पास डायमेंशंस नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास यूनिट है, मतलब डायमेंशन लेस होकर के भी उनके पास क्या है, यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल कहूँ मैं, एंगल जो होता है उसको, उसकी जो यूनिट है वो रेडियन है। ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, जो जिसको हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ली थी, एंगल। तो देखो एंगल के पास कोई डायमेंशंस नहीं है फिर भी उसके पास यूनिट है, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी नहीं हो सकती जिसके पास डायमेंशंस हैं लेकिन यूनिट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यदि डायमेंशन है तो उसकी यूनिट तो होगी ही होगी, लेकिन किसी के पास यदि डायमेंशंस नहीं है तो यूनिट हो भी सकती है और ना भी हो। If any
physical quantity is dimensionless, then it may have unit. If any physical quantity is dimensionless, then it may have unit. मतलब उसके पास यूनिट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल एंगल, एंगल जो है बेटा वो डायमेंशनलेस है, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है. ऐसा यूनिट क्या है इसकी? रेडियन. तो देखो डायमेंशनलेस होते हुए भी इसके पास यूनिट है, लेकिन इफ any physical quantity having non-zero dimension can never be unitless. यदि नॉन जीरो डायमेंशन है तो यूनिटलेस नहीं हो सकती. मतलब यदि डायमेंशन ही है उसके पास तो पक्का है कुछ ना कुछ तो यूनिट हो ही जाएगी. जैसे मास की डायमेंशन है तो उसमें केजी आ जाएगा, टाइम की डायमेंशन है तो उसमें सेकंड आ जाएगा. मतलब यदि उसके पास डायमेंशन है तो पक्का है उसके पास यूनिट होगी ही होगी. लेकिन यदि उसके पास डायमेंशंस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास यूनिट भी नहीं होगी. यूनिट हो भी सकती है और यूनिट ना भी हो, कुछ भी हो सकता है. और ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए बेटा, सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशनलेस नहीं होते हैं. सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं. जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, क्या डायमेंशनलेस है? क्या प्लांक्स कांस्टेंट डायमेंशनलेस है? तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशंस हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 ये जितने भी कांस्टेंट हम यूज करते हैं, पाई, ये सब डायमेंशनलेस है. तो बेटा कांस्टेंट के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा. इट मे बी डायमेंशनलेस और इट मे हैव सम डायमेंशंस. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए. तो ये यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में हमने सारी बातें की हैं. इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो. मैंने एक PDF बुक भेजी हुई है तुम्हारे ग्रुप में, उससे क्वेश्चन जितने सोल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो. नेक्स्ट चैप्टर हम एरर एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से.